Hello dear students, welcome back to one another great session of 2023 के प्रीवियस क्वेश्चन। तो ऐसे सभी बच्चे जो CUET PG 2027 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो सबने देखा होगा कि इस साल की कट ऑफ कितनी हाई गई है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां पिछले साल हिंदू की कट ऑफ 251 गई थी, इस साल 276 गई है जनरल कैटेगरी की। तो इसका मतलब जो है आपको पेपर को समझना और सीरियस लेना शुरू करना पड़ेगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने अपने PYQ की सीरीज चला रखी है, जिसमें कुछ पेपर्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि यहाँ पे पूरे 75 क्वेश्चन नहीं है, एक आधे क्वेश्चन का झोल हुआ है, क्योंकि जब मैं PPT सेट कर रही थी तो वो एक आधी स्लाइड पता नहीं कहाँ चली गई, डिलीट हो गई या फिर ऊपर नीचे हो गई है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कंप्लीट पेपर इज हियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशंस के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि एक रिकॉर्डेड वीडियो है तो मैं आपको इतना ज़्यादा समय नहीं दूंगी, मैं आपको कुछ सेकंड दूंगी। उसके अलावा आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसका जवाब लिखेंगे अपने नोटबुक में, और लास्ट में जो आपका टोटल स्कोर है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं आपके टोटल स्कोर को चेक कर सकूं, लाइक कर सकूं और पता चल सके कि आप बच्चों की प्रोग्रेस करंटली क्या चल रही है। ठीक है, उससे पहले सभी बच्चों को मैं बता दूं कि डेली हमारी यूट्यूब पर क्लास होती है मंडे से लेकर सैटरडे। ठीक है, मंडे से सैटरडे होती है रोज 5 बजे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस चलती है। इनके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम अड्डा 24/7। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है। कुछ कुछ क्वेश्चंस पे मैं टाइमर नहीं दूंगी, जो छोटे क्वेश्चंस हैं तो आप उनको पॉज करके जो है जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल थीम ऑफ ग्रीन आइडियोलॉजी। देखो, इस तरीके की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपके सिलेबस में बहुत एक्सप्लिसिटली खुलकर नहीं लिखी हुई है, और इसलिए आप बच्चों को सेल्फ स्टडी के दौरान पता नहीं चल पाता है कि हमें कितना पढ़ना है। ऐसे कई सारे शब्द मैं आपको दिखाऊंगी आज अंदर, जो आपको लगेगा मैम ये तो सिलेबस का पार्ट ही नहीं थे, बट येस दे आर अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस सिर्फ एक बेस की तरह है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है फ्रॉम बीइंग टू हैविंग। तो ग्रीन आइडियोलॉजी के अंदर आपको कई सारी चीजें पढ़नी है, होलिज्म या हाइपोथेसिस, डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, मॉडर्निज्म। ठीक है, तो तमाम चीजें पढ़नी है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होगा, यूटिलिटेरियनिज्म या फिर उपयोगितावाद किसने दिया है भाई? बेंथम जी ने दिया है ना, बेंथम भैया ने दिया है। तो यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है? मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल। इसका मतलब ये तो इसका नहीं है। देन ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर एंड गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी इविल। गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी इविल क्यों कह रहे हैं हम यहाँ पे? वैसे आप बोलोगे कि ये जो स्टेटमेंट है मैम ये तो लिबरलिज्म की है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, लेकिन अगर आपको याद हो, अगर आपने राइट्स की थ्योरी पढ़ रखी है, तो बेंथम जो है वो लीगल राइट्स की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि राज्य से पहले कोई भी राइट्स एग्जिस्ट नहीं करते, और ये नेचुरल राइट्स को नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स बताते हैं। इसका मतलब अगर ये कानूनी अधिकारों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये राज्य को सपोर्ट कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट इज अ नेचुरल नेसेसिटी। ये नहीं है इसका आंसर। ठीक है, सो स्टेट इज अ नेचुरल नेसेसिटी बिलोंग्स टू द आइडियलिस्ट या फिर क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, जैसे कि प्लेटो था, एरिस्टोटल था, हीगल था। तो ये सारे जो लोग हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से राज्य मनुष्य की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बाकी जो बेंथम है वो स्टेट को मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ही मान के चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? बहुत ही आसान सवाल है। द राइट आंसर इज एथेनियन डेमोक्रेसी। उसके अलावा आपसे जो पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स कौन से होते हैं, तो भले आज के जमाने में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को आइडियल फॉर्म में प्रैक्टिस करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिकॉज डायरेक्ट डेमोक्रेसी से वहीं पर प्रैक्टिस हो सकती है जहां पे क्या हो, जहां पे क्या हो, लेस पॉपुलेशन हो, है ना, लेस पॉपुलेशन हो। लेकिन आज तो आपको पता है स्मॉल टेरिटरी भी नहीं है ना, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी से वहीं पे प्रैक्टिस हो सकता है जहां पे टेरिटरी छोटी हो और लोग बहुत कम हो। तो पहले के जमाने में हो सकता था, लेकिन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आज के जमाने में एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, तो आप बोलोगे कि मॉडर्न एग्जाम्पल क्या है, वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आज भी काफी हद तक जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि लोगों के पार्टिसिपेशन के थ्रू तंत्र चलाया जाता है। उसके अलावा जो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन कौन से 4 टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आज भी किया जाता है, जिसमें कि नंबर 1 पर आता है आपका रेफरेंडम, देन नंबर 2 पे आता है आपका इनिशिएटिव, देन आपका आ जाता है प्लेब्लिसाइट,
और एक और भी तो था, हाँ, रिकॉल। रिकॉल, ठीक है। तो ये आपके 4 टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी हैं जो आज के मॉडर्न जमाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रेफरेंडम का एग्जांपल 2016 किसमें? ब्रेक्सिट में, है ना। तो ब्रिटेन ने क्या कराया था 2016 में अपने देश में रेफरेंडम कराया था। उसके अलावा पाकिस्तान में मिलिट्री कू के दौरान अपने अथॉरिटी को वैध ठहराने के लिए भी वहां पर रेफरेंडम पहले कराया गया है। इनिशिएटिव का मतलब जब लोग अपनी तरफ से इनिशिएट करते हैं कोई चीज, प्लेबिसाइड का मतलब और रिकॉल का मतलब, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है डेमोक्रेसी वाला जो हमारा बैच के अंदर चैप्टर है। तो वहां पे आप ये सारे जो चारों टूल्स है वो पा सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन आता है वो है गिल्ड सोशलिस्ट थ्योरी क्या होती है। चलिए इसको आप थोड़ा सा सोच करके जवाब दें। गिल्ड सोशलिज्म क्या होता है? उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ कि ये सारा जो पार्ट है ये आपका पार्ट ऑफ सोशलिज्म है, और सोशलिज्म आपके सिलेबस में लिखा नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो हमें नहीं समझ आता कि हमें क्या क्या और कितना डिटेल में पढ़ना है। हालांकि पॉलिटिकल थ्योरी आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ कंसेप्ट से स्टार्ट हो रखा है, जबकि पॉलिटिकल थ्योरी के 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रेडिशन और कॉन्सेप्ट। तो मैंने अपने बैचेस में सबसे पहले ट्रेडिशंस कंप्लीट कराए हैं, और उस ट्रेडिशंस में पार्ट आता है सोशलिज्म, जिसके अंतर्गत हमें टाइप्स ऑफ सोशलिज्म में गिल्ड सोशलिज्म, सिंडिकलिज्म, ये सब क्या होता है ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट एडवोकेट्स फॉर द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। बेसिकली आज जो ट्रेड यूनियन तरीके के जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो गिल्ड इस्तेमाल होता था पहले, यूनियन को गिल्ड कहते थे। तो पहली दफा वर्कर्स की पार्टिसिपेशन और इंडस्ट्रीज को डेमोक्रेटिकली चलाने के लिए लोगों ने अपने यूनियन बनाने शुरू करे प्रोफेशनल तरीके से, उसे गिल्ड सोशलिस्ट कहते हैं। यानी कि इट एडवोकेट्स फॉर द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कि जो वर्कर्स है उनका भी कंपनी के अंदर से होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका। अब ऐसे में बच्चे सवालों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और गलत जवाब दे आते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो यंग इंडिया भी होनी चाहिए, इसमें तो इंडियन ओपिनियन भी होनी चाहिए, इसमें तो हिंद स्वराज भी होना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन का कीवर्ड नहीं समझते हो। क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? साउथ अफ्रीका पूछा है। तो यंग इंडिया तो लग ही रहा है इंडिया में लिखी हुई है। हिंद स्वराज आपको पता है उन्होंने एक जर्नी के दौरान लिखी थी 1909 के अंदर। हरिजन जो है वो दलितों को पुकारते हैं। तो आंसर क्या बच गया? इंडियन ओपिनियन। इसका मतलब हमारे जो प्रिडिक्टेबल सवाल है वो इनके इर्द गिर्द और भी आ सकते हैं। तो मेरा जो भी एजेंडा होने वाला है ये पेपर कराने का, वो सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है, हमें अपकमिंग एग्जाम के क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। और इन पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस में से कुछ प्रश्न हूबहू रिपीट हो रखे हैं, जो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख भी सकते हो, और यहाँ भी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इसके भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2025 में और 2026 में, ठीक है। तो इंडियन ओपिनियन एक न्यूज़पेपर था जो कि महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में शुरू किया था 1903 में। तो अगला जो सवाल है वो आपका ये पूछा जा सकता है कि इंडियन ओपिनियन कौन से साल में शुरू हुआ था। उसके अलावा यंग इंडिया एक वीकली जर्नल है जो कि इंग्लिश में छपता था, और गांधी जी ने इसे लगभग 1919 और 1931 के बीच में चलाया। हरिजन एक न्यूज़पेपर है 1933 में निकाला था, जो कि जो दलित लोग जिनको पुकारा करते थे उनको वो हरिजन के नाम से पुकारते थे, यानी कि भगवान के बंदे, हरि के जन। उसके अलावा हिंद स्वराज एक किताब है, कोई मैगजीन नहीं है। ये 1909 में जो है लिखी थी उन्होंने अपनी जर्नी के दौरान, फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका, शिप के ऊपर थे वो, वहां पर उन्होंने लिखी थी। अगला सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल पार्टी डज नॉट हैव अ रीजनल एथनिक कैरेक्टर। तो आप सबको पता है कि दिल्ली का कोई भी रीजनल एथनिक कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे डाइवर्सिटी के साथ लोग रहते हैं। तो दिल्ली में कौन सी पार्टी रही? आम आदमी पार्टी, है ना। जरूरी नहीं है कि हर सवाल आपने पढ़ रखा हो, लेकिन कुछ चीजें कॉमन सेंस से हो जाती हैं, लेकिन कॉमन सेंस के लिए दिमाग इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल एक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, तब तक मैं कुछ चीजें आपको समझाती हूँ। पब्लिक पॉलिसी में आप कीवर्ड पढ़िए, ये क्या पूछा है? सिर्फ ऑफिशियल एक्टर पूछा है। तो ऑफिशियल एक्टर कौन होते हैं? जिनका पॉलिसी मेकिंग में भाग होता है, जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जैसे कि अगर पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम है देन जुडिशरी विल टेक केयर ऑफ दैट, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? इनफॉर्मल एक्टर हैं। इनफॉर्मल एक्टर कैसे हैं? बिकॉज ये लोगों के साथ जुड़ती हैं, लोगों के एजेंडा को समझती हैं और उस एजेंडा को सरकार तक पहुंचाती है। उस एजेंडा पर फिर सरकार क्या बनाती है? पॉलिसी बनाती है। तो ये क्या है? आपके इनफॉर्मल एक्टर हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज कंसीडर्ड एज अनऑफिशियल एक्टर्स। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर डिस्क्राइब शिफ्ट फ्रॉम द इंटरवेंशनिस्ट टू द रेगुलेटरी स्टेट इन इंडिया। अब देखो, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा होगा मैम ये सवाल कहाँ से आया है, किस यूनिट का है, ये भी नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें आपको होलिस्टिकली पढ़कर
आपस में इंटरकनेक्ट हो पाती हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज रुडोल्फ एंड रुडोल्फ। तो रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। वैसे ये फॉरेनर हैं, लेकिन इन्होंने इंडिया में काफी लंबे समय तक स्टे किया है, इंडिया को ऑब्जर्व किया है, एनालाइज किया है, और उसके कास्टिज्म के बारे में भी लिखा है, उसकी इकोनॉमी के बारे में भी लिखा है। तो आपको कुछ शब्द याद रखने हैं, जैसे कि इन्होंने मैं अपकमिंग सवाल बता रही हूँ आपको, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ और क्या बन सकता है। जैसे कि इंडिया में हरित क्रांति से जिनका बहुत फायदा हुआ था, ऐसे किसानों को उन्होंने बुलक कार्ट कैपिटलिज्म बुलाया था। क्या बुलाया था? बुलक कार्ट बुलक कार्ट कैपिटलिस्ट या फिर फार्मर्स, कुछ ऐसे ही था। ठीक है, लेकिन बुलक कार्ट तो था। ये ऐसे किसान थे जिनको हरित क्रांति से काफी फायदा हुआ था। उसके अलावा इन्होंने इंडिया के कास्टिज्म पे क्या कहा है? इंडिया में वो कास्ट को कहते हैं कि इसने क्या करी है, लोगों के अंदर फॉस्टर किया है। क्या फॉस्टर किया है? ब्रदरहुड। ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा, है ना। तो ये बोलते हैं हमें नहीं लगता कि कास्टिज्म सिर्फ डिवीजन करने का काम करता है, बल्कि जैसे कि जब आप किसी इंसान से कभी मिले भी नहीं है, लेकिन आपको जैसे ही पता चलता है कि अरे भैया हम तो एक ही गांव के रहने वाले हैं, हम दोनों तो एक ही बिरादरी से बिलोंग करते हैं, आपको तुरंत ही उसके साथ भाईचारा फील हो जाता है ना, भले वो इंसान अंदर से क्यों ना कितना बुरा हो। तो ये बोलते हैं कि हमने ये भी देखा है कि कास्टिज्म जो है इंडिया में कनेक्शंस को भी फॉस्टर करता है, भाईचारे को भी फॉस्टर करता है। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, आई होप सो आपने आंसर अब तो पता कर ही लिया होगा। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने इंडिया में काफी स्टडी किया है। तो वो कहते हैं कि पहले गवर्नमेंट का काम इंटरवेंशन करने का ज्यादा था, वो ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करती थी, लेकिन अब जो है उसने काफी हद तक चीजों को खुला छोड़ दिया है, और अब वो इंटरवेंशनिस्ट से रेगुलेटरी की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, सिर्फ रेगुलेशन करने का काम करती है। ठीक है, तो where the state's primary role is to regulate the various aspects of society, economy, public sphere and controlling and providing some services. अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? काफी आसान सवाल है। द राइट आंसर इज हेग, नीदरलैंड। उसके अलावा आईसीजे के अलावा आईसीसी का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। लेकिन याद रखना दोनों में क्या फर्क है, जो आईसीजे है वो क्या है? ऑफिशियल ऑर्गन है। क्या है जी? ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन का ऑफिशियल ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। आईसीसी इंडिपेंडेंट है, जो रोम स्टैट्यूट से एस्टैब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर क्रिमिनल केसेस जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के, फॉर एग्जांपल जेनोसाइड। ठीक है, लेकिन दोनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पर है, वो कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड में। अगला सवाल है, द टर्म ऑफ लोकसभा एक्सटेंडेड टू 6 years बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। तो आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, ये वो संविधान है जिसे हम क्या बुलाते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे अभी तक के सारे संविधान संशोधन में किसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, क्योंकि ये लाया गया था इंदिरा गांधी जी के समय पर, इसमें मेजर तरीके से छेड़छाड़ करी गई थी संविधान के साथ, काफी बड़े बदलाव करे गए थे, हर एक वो चीज करी गई जो इंदिरा गांधी की पावर को इंक्रीज कर सकता था। जिसमें सबसे बड़ा एक और जो बदलाव था वो ये वाला था कि उन्होंने लोकसभा का टेन्योर 6 साल से 5 साल कर 5 साल से 6 साल कर दिया था। उसके बाद जनता गवर्नमेंट आती है, नेक्स्ट इलेक्शन में कांग्रेस हार जाती है, वो वापस से बहुत सारा जो फैला हुआ रायता था उसको समेटने का काम करते हैं, यानी कि वापस से 44 अमेंडमेंट के अंदर ये जो टेन्योर था ये क्या कर दिया गया, 6 से 5 कर दिया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया, 6 से 5 से 6 किया गया, ये किया गया था 42 में। उसके बाद क्या कर दिया गया, 6 से अगेन 5 कर दिया गया, किसके अंदर? 44th अमेंडमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिएगा। इसमें काफी ज्यादा जुडिशियल रिव्यू की पावर को भी नुकसान पहुंचाया गया था, जो इसमें रिस्टोर करी गई 44th के अंदर। अगला सवाल है, व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस अ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, उसको प्रिजाइड कौन करता है? तो सबसे पहली बात तो आपको इसका आर्टिकल पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग सवाल इससे आ सकता है, पहले भी आ रखा है कि आर्टिकल 108 जो है वो जॉइंट सेशन की बात करता है, यानी कि जब कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है पास करनी और आपको पता है कि दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति इसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं, तब वो एक एक्ट बनता है ना, लॉ बनता है। तो यहाँ पर ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए जहां पे एक सदन से पास नहीं हो रहा, तो दोनों सदनों को साथ मिलाकर बैठाकर बात कराई जाती है। तो इसको प्रिजाइड कौन करते हैं?
एक ऐसे सदन का चेयरपर्सन, हेड, जो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल है, बिकॉज लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, तो इसलिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डिलिमिटेशन वाज कैरिड अंडर हुज ऑफिस। सो मुझे पता है आपको इसका जवाब नहीं पता होगा, तो राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। अगला सवाल है, द बुक ऑथर्ड बाय द जॉन रॉल्स ऑन जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था जॉन रॉल्स, तो मैंने आपको कई बार समझाया था कि जॉन रॉल्स की सारी ही किताबें इंपॉर्टेंट हैं। तो आप में से अधिकतर बच्चे इसका जवाब अभी भी क्या लिखेंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, क्योंकि मैम आपने तो यही पढ़ा है कि जस्टिस की थ्योरी तो इसमें है। जी हाँ, जस्टिस की थ्योरी इसी किताब में है, लेकिन सवाल आप समझ नहीं रहे। सवाल बोला है कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने लागू किस किताब में किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा द लॉज ऑफ पीपल। ठीक है, इसमें थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है और इस किताब में इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की बात करी है। ठीक है, अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू प्लेटोज मेन, मेटल एंड रूलर। तो प्लेटो ने जो है तीनों ही वर्गों को मेटल्स का नाम दिया है। तो रूलर अगर पूछा है, अगर आपको नहीं भी पता हो ना, मैंने कहा ना कुछ चीजें आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे रूलर पूछा है, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट धातु कौन सी है, गोल्ड है, तो ऑब्वियसली वो रूलर को क्या बुलाएगा, गोल्ड बुलाएगा। सिल्वर किसको बुला रहा है, वो सेकेंड इंपॉर्टेंट को। कौन है सेकेंड इंपॉर्टेंट, सोल्जर, यानी कि ऑक्सिलरी। उसके बाद ब्रॉन्ज वो बुलाता है प्रोड्यूसिंग क्लास को। ठीक है, प्रोड्यूसिंग क्लास या फिर वर्किंग क्लास या फिर प्रोड्यूसर्स। आयरन का उसने नाम नहीं लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट मार्क्स लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा सोच के करना है इसको। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स ने जो अपना हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म दिया है, आपको याद होगा कि उसने अपनी जो पद्धति है डायलेक्टिलिज्म की, वो किससे बोरो करी है, हीगल भैया से, है ना। हीगल भैया से कैसे बोरो करी है, हीगल भैया ने बताया था कि सोसाइटी में इतिहास जो चेंज होता है वो आइडिया से चेंज होता है, और नया आइडिया कैसे जनरेट होता है, पुराने वाले को नेगेट करके, है ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है आइडिया यानी कि थीसिस, है ना, उस आइडिया को क्रिटिसाइज कर कर एक नया आइडिया आता है, यानी कि जिसे हम एंटीथीसिस बुलाते हैं। फिर दोनों को कंबाइन करके हम एक बिल्कुल नया आइडिया जनरेट कर देते हैं, जिसे सिंथेसिस कहते हैं। यानी कि इस वाले को नेगेट करके ये आया है, एंड देन दोनों को मिलाकर ये आया है। लेकिन हीगल का जो मेथोडोलॉजी है वो तो मार्क्स ने अडॉप्ट किया, लेकिन मार्क्स ने कहा ना 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 बेटा, आइडिया से नहीं होती, मेटेरियलिस्टिक चीजों में बदलाव आने से इतिहास बदलता है। लेकिन इतिहास एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, इतिहास में चरण आते हैं, और हर चरण में दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस, विरोधाभासी जो वर्ग है, मैं हिंदी वालों के लिए बता रही हूँ बिकॉज यहाँ हिंदी में सवाल नहीं है, क्योंकि स्लाइड पे बहुत छोटा हो जाता है, आगे काफी लंबे लंबे सवाल भी हैं, तो हिंदी इंग्लिश दोनों लगाने में काफी छोटा हो रहा था, तो इसलिए मैं एक ही भाषा में ले आई। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ काफी आसान ही लिखा है, कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है। तो कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि इतिहास एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, हर एक जो है चरण में दो एंटागोनिस्टिक यानी कि दो विरोधाभासी जो वर्ग हैं, क्लासेस हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं जस्ट लाइक दिस। और जब दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट होता है और एक शोषित होती है और एक शोषण करने वाली होती है, तो जब शोषित होने वाले का शोषण काफी बढ़ जाता है तो वो रिवॉल्ट कर देता है, एंड देन इतिहास का एक चरण बदल जाता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेज में हम एंटर कर जाते हैं, यानी कि एक नया स्टेज आ जाता है, बट नॉट बिकॉज ऑफ आइडियाज, बिकॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट एंड मेटलिस्टिक कंडीशंस में बदलाव आने से। तो उसके लिए उन्होंने 3 लॉस को दिया है। तो इसमें से कौन सा लॉ नहीं है, वो है इंक्रीज इन क्वालिटी लेट्स टू क्वांटिटेटिव चेंज, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है, इंक्रीज इन क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंज, बिकॉज इतिहास का जब चरण बदलेगा तो वो क्वालिटेटिव चेंज होगा, क्वांटिटेटिव नहीं होगा। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं लॉस जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको ये समझा देती हूँ। सबसे पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ द यूनिटी एंड कंफ्लिक्ट ऑफ अपोजिशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि वो कहता है कि सोसाइटी का चरण तब बदलता है जब सोसाइटी में क्या होता है जी, कंफ्लिक्ट होता है। सोसाइटी में जब कंफ्लिक्ट होता है, और कंफ्लिक्ट क्यों होगा, बिकॉज हमेशा से दो एंटागोनिस्टिक क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं,
फॉर एग्जाम्पल पूंजीवाद के अंदर दो वर्ग कौन से हैं? एक है बुर्जुआसी वर्ग, ऑनर यानी कि कैपिटलिस्ट मिडिल क्लास लोग, एंड दूसरे हैं प्रोलिटेरिएट यानी कि सर्वहारा यानी कि वर्किंग क्लास। तो दोनों के बीच में क्या होगा? कन्फ्लिक्ट होगा। दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। अब यहाँ पे क्वांटिटी से मतलब क्या है? यहाँ पे क्वांटिटी से मतलब है एक्सप्लॉइटेशन से, यानी कि जब एक्सप्लॉइटेशन एक दिन इतनी चरम सीमा पर हो जाएगा तो एक मैसिव शिफ्ट करना पड़ेगा। वर्कर्स क्या करेंगे? एक मैसिव शिफ्ट करेंगे, और वो क्या करेंगे? धीरे धीरे उनका जो गुस्सा है वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और एक मैसिव रिवॉल्ट कर देंगे। और जब वो मैसिव रिवॉल्ट करेंगे तो क्या होगा? इतिहास का एक चरण बदलेगा, है ना? इतिहास का एक चरण बदलेगा। So when reaches a boiling point, it erupts into a full-scale socialist revolution and finally वो पूंजीवाद को हटा देंगे। अगला लॉ आता है लॉ ऑफ द नेगेशन ऑफ नेगेशन, जो मैंने आपको बताया कि अब रिवॉल्ट हो गया है तो अब वो इतिहास के एक नए चरण में यानी कि कम्युनिज्म में एंटर करेंगे, कैपिटलिज्म को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है? सो हिस्ट्री मूव्स इन अ स्पाइरल नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। एक नया स्टेज आएगा जो कि पुराने वाले को नेगेट कर कर आएगा। तो प्रोग्रेस हैपन बाय ओवरकमिंग द पास्ट नॉट बाय इरेजिंग इट कंप्लीटली। ठीक है? जैसे कि लोग कैपिटलिज्म को डिस्ट्रॉय करके किस में एंटर करेंगे? कम्युनिज्म के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है? तो ये तीन लॉ काफी इंपॉर्टेंट थे। अगला आता है कैन यू हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट अ रिफॉर्म इन सोशल ऑर्डर? क्या आप आर्थिक सुधार ला सकते हो सामाजिक सुधार किए बिना? तो ऑब्वियसली ये काफी इजी है, राइट आंसर इज अंबेडकर जी। अगला आता है अपने पास थॉमस हॉब्स डिफाइन करते हैं संप्रभुता या सोवरेनिटी को एज व्हाट? तो वो कहते हैं इट इज द मोनोपोली ऑफ कोअर्सिव पावर ऑफ अ सिंगुलर रूलर। अगर आपको याद हो तो उन्होंने अपने सोवरेन को एब्सोल्यूट पावर ठहराई है। क्यों? बिकॉज हॉब्स का जन्म हुआ है इंग्लैंड के सिविल वॉर कंडीशन में, जहां पे वो कहते हैं कि मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा भाई हैं। इसीलिए वो एक ऐसी सोसाइटी को एज्यूम कर रहे हैं जहां पर एक इतना स्ट्रॉन्ग रूलर होगा कि हायरार्की ऑफ ऑर्डर हमें फॉलो नहीं करना पड़ेगा, एंड वो डायरेक्टली ऑर्डर देगा चीजों को, तो चीजें बहुत रेगुलेट रहेंगी। सिविल वॉर जैसी कंडीशन कभी भी नहीं आएगी। अगला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जरा इसको आप रोक करके जवाब दीजिएगा कि इस सवाल से आप क्या समझ रहे हैं। तो काफी बच्चों को इसका जवाब थोड़ा सा अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा। द राइट आंसर इज अनइक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल। थोड़ा घुमा फिरा के लिखा है लेकिन सही लिखा है। सही कैसे लिखा है? कि हम अपनी तरफ से हर किसी को अपॉर्चुनिटी यानी कि जो अवसर होते हैं वो समान देते हैं, लेकिन उन अवसरों का लोग अपनी मर्जी से फायदा उठाते हैं। तो किसी की वेल्थ में इंक्रीमेंट हो जाता है, कोई अपॉर्चुनिटीज का या अवेलेबल अवसर का भी ठीक से फायदा नहीं उठा पाता और गरीबी में रह जाता है। यानी कि हमने इक्वालिटी का ट्रीटमेंट तो किया, अपॉर्चुनिटी सबको दी, लेकिन आउटकम में हम कभी भी सबको इक्वल नहीं कर सकते। तो हमेशा अनइक्वल ट्रीटमेंट आएगा ही आएगा। कोई अमीर बनेगा और कोई मिडिल क्लास, कोई गरीब। ठीक है? लेकिन अवसर जैसे पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल सबके लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन फिर भी कितने लोग पढ़ लिख के कुछ अच्छे बन रहे हैं? नहीं बन रहे ना कितने। तो अपॉर्चुनिटी तो आपने दी थी उनको। ठीक है? अगला आता है आइडिया ऑफ हेजेमनी इज अ की कंसेप्ट इन द राइटिंग्स ऑफ। हेजेमनी को हिंदी में कहते हैं वर्चस्व। तो वर्चस्व का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब या पावर का मतलब। वर्चस्व या हेजेमनी का मतलब होता है जब आप किसी की पावर को विलिंगली एक्सेप्ट कर लेते हो कि यस दिस पर्सन इज विलिंगली, या मतलब दिस इज ट्रूथ कि दिस पर्सन इज स्ट्रॉन्गर देन अस, खुद से मान लिया आपने। तो जैसे हम मानते हैं कि यस वेस्टर्न कल्चर इज मोर पावरफुल देन इंडियन कल्चर, तभी हम लोग ज्यादा जीन्स वगैरह में कंफर्टेबल रहते हैं, बिकॉज इंडियन कल्चर हमें एक कई बार रेस्ट्रिक्शंस की तरह भी हम पर थोपा जाता है। ठीक है? तो ये आंसर हो गया इसका एंटोनियो ग्राम्स्की। याद रखिएगा इनकी किताब का नाम क्या है? प्रिजन डायरी, प्रिजन नोटबुक। अरे मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई। एंटोनियो ग्राम्सी की किताब का नाम प्रिजन नोटबुक होगा वैसे। प्रिजन नोटबुक होना चाहिए जहां तक मुझे याद है, और प्रिजन डायरी होना चाहिए जेपी प्रकाश का। ठीक है? चलिए, हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की? इसको हिंदी में कहते हैं अभिजात वर्ग का लो नियम। तो अभिजात वर्ग का लो नियम किसने दिया है? द राइट आंसर इज रॉबर्ट मिशेल्स। याद रखना है किसमें दिया है? पॉलिटिकल पार्टीज 1911। ठीक है?
तो इस किताब में उन्होंने बताया है नो मैटर व्हाट, किसी भी प्रकार का रजीम क्यों ना हो, अल्टीमेटली दे विल एंड अप इनटू ओलिगार्की। ठीक है, जैसे मान लो कितना ही डेमोक्रेटिक आपकी कंपनी क्यों ना हो, लेकिन अल्टीमेटली पूरी कंपनी को चलाने वाले, डिसीजंस लेने वाले वही कुछ हैंडफुल पीपल होते हैं। ठीक है, तो यही बोलते हैं नो मैटर व्हाट आपका रजीम क्या है, बट अल्टीमेटली कुछ हैंडफुल लोग ही डिसीजन लेते हैं, ओलिगार्की जिनको कहते हैं, जो अपनी पावर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि माइकल्स आर्ग्यू करते हैं कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर डेमोक्रेटिक आइडियल्स इनएविटेबली विल एंड अप इनटू अ ओलिगार्किक टेंडेंसीज। इससे पहले कि हम अगले सवाल पे पढ़े, मैं आपको समझाना चाहूंगी कि आप कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। आपने देखा इस साल की हिंदू की कट ऑफ 276 थी और पिछले साल का हाईएस्ट स्कोर पूरे ऑल इंडिया का 275 था और इस साल की कट ऑफ 300 आउट ऑफ 300। ऑल राइट, तो कंपटीशन इज वेरी वेरी टफ। आप देख ही रहे हो किस तरीके से सवालों को घुमाया जा रहा है और ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। आगे बहुत लंबे लंबे और बहुत ही पेचीदा सवाल हैं। वो 2026 का सवाल इनसे भी ज्यादा अपर लेवल के थे। तो तैयारी को अभी से करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग तरीके से करना पड़ेगा, तभी ऐसे बच्चों की तरह एडमिशन पा पाओगे। सो 2025 और 2026 से हमारी लेगेसी कंटिन्यू है। मैं चाहूंगी कि अगला नाम आपका इस पर होना चाहिए, तो उसमें मैं हमेशा आपके साथ हूँ। चाहे आप मेरे फ्री स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो भी मैं हमेशा चाहूंगी कि आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिले। और अगर आप अपने रास्ते को आसान करना चाहते हो, रास्ते आपके पास दोनों है, एक है कठिन वाला जिसमें रिसोर्स ढूंढने हैं, पीवाई की ढूंढने हैं, एमसी की ढूंढने हैं, फाइंड आउट करना है, फिल्टर करना है चीजों को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो भी आप कर सकते हो। और दूसरा आसान रास्ता कि सिर्फ चलना है, मैम सब कुछ देंगी, सिर्फ आपको उसको अपना दिल लगा के पढ़ना है और अपना 100% देना है। ठीक है, तो अगर आपको दूसरा रास्ता चाहिए तो आप नीव अल्टीमेट में आ सकते हो, जो कि हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप महापैक में आते हो तो महापैक में सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है, प्लस आपको मॉक टेस्ट और प्रिंटेड बुक्स यूटीपीजी की जो बेस्ट सेलिंग है वो भी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीजों को जानने के लिए, डिटेल्स को जानने के लिए, बेस्ट ऑफर को जानने के लिए आप मुझसे संपर्क करेंगे इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@adda247.com। सेंड योर नेम, योर व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट भेजा करो भाई, कैसे मैं तुमसे डील करूंगी। उसके अलावा आप अपनी क्वेरी लिखेंगे। ठीक है, क्वेरी तो लिख देते हो, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हो। नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड क्वेरी लिखनी इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@adda247.com एंड दिस इज द कोड फॉर ऑल टाइम हाईएस्ट डिस्काउंट। चलिए, अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन रूल। तो ऑब्वियसली हमने अभी अभी समझा है कि लोकतंत्र जो है वो तो कभी भी अथॉरिटेरियन का पार्ट हो ही नहीं सकता। इजी पीजी था ये। अगला है हु अमंग दीज डेवलप्ड दी गार्बेज कैन मॉडल। अब आप बोलोगे मैम सिलेबस में तो कहीं गार्बेज कैन मॉडल ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि नहीं समझ आता खुद से कितना पढ़ना है, और ये सब किताबों में नहीं लिखा। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैम हमें सिर्फ बुक लिस्ट दे दो, हम बुक में से खुद पढ़ लेंगे, अब जो चीज बुक में है ही नहीं उसके लिए मैं बुक लिस्ट कैसे दे दूं। मैं यूनिट वाइज आपको सब बता दूंगी, ऑलरेडी वीडियो डली हुई है चैनल पे, लेकिन उन किताबों में भी ये सब नहीं लिखा है ना। तो ये सब उन टीचर्स को पता होता है जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं। बाकी आप खुद से भी जो है सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज करके टॉपिक्स को लिख के उनके रिगार्डिंग इर्द गिर्द चीजों को पढ़ लेना। राइट आंसर इज माइकल के हॉर्न। ठीक है, गार्बेज कैट मॉडल का मतलब क्या है? गार्बेज में क्या होता है, एक डस्टबिन होता है ना, और उसके अंदर हम रैंडमली चीजों को पुट करते चले जाते हैं। तो ये यही बोलते हैं कि जैसे कि मल्टीपल थिंकर्स ने डिफरेंट तरीके के स्टेजेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर्मेशन बताया, रियल में स्टेजेस को फॉलो करने का टाइम ही नहीं होता। प्रॉब्लम सडनली आती है और सोल्यूशन सडनली ढूंढना होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी, प्रॉब्लम भी, ऑल्टरनेटिव्स भी, सब कुछ एक साथ चल रहा है एंड फाइनली यू एंड अप जो है फाइंडिंग अ रैंडम सॉल्यूशन। आप रैंडम सॉल्यूशन के साथ बाहर आ जाते हो। तो यहाँ पे स्टेजेस को फॉलो करने का टाइम नहीं होता अपने पास। ठीक है, तो ये जो गार्बेज कैन मॉडल है ये आपको याद रखना है। ये किस किसने दिया है? कोहेन एंड मार्च ने दिया है एंड दिस इज योर रिपीटेड पीवाईक्यू, जो इससे 2 साल बाद फिर से पूछा गया। ठीक है, इससे 2 साल बाद फिर से पूछा गया सेम सवाल एग्जैक्ट, गार्बेज कैन मॉडल किसने दिया है। दैट्स द पावर ऑफ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सेम जो क्वेश्चन आ रहा है रिपीट होकर, हाउ कैन यू फॉरगेट दैट। आप एटलीस्ट वो वाले ब्राउनी पॉइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, चाहे पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, आपको गार्बेज कैन पता नहीं पता, लेकिन अगर पीवाईक्यू आ रखा और आपने गलत किया देन इट्स योर फॉल्ट। ठीक है, ओके। अगला सवाल, इन द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कोई विवाद हो चुका है तो ये किस प्रकार के न्यायिक क्षेत्र यानी कि जुरिसडिक्शन के अंदर आता है? तो इट विल कम अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन,
इन छोटे सवालों पे मैं कम समय इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आगे थोड़े लंबे लंबे सवाल हैं एंड दे विल टेक सम टाइम, ठीक है, टू रीड द स्टेटमेंट। तो आपको इनके आर्टिकल्स याद रखने हैं। सबसे पहला एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, तो ये तो आपको पता ही होगा 131 है, 131 एडवाइजरी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन एडवाइस मैंडेटरी नहीं होगा। उसके अलावा अपेलेट, यानी कि पूरे देश में सबसे हाईएस्ट कोर्ट टू अपील, यानी कि एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा रिट जुरिसडिक्शन, जो कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड इन योर पीवाईक्यू कि रिट की पावर किसकी ज्यादा है, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की? अब कुछ समझदार बच्चे बोलेंगे हाँ ठीक है, बच्चों वाला सवाल है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट। नहीं, दिस इज द एक्सेप्शनल केस। रिट की पावर हाई कोर्ट की ज्यादा है। तो हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट के पास रिट की पावर है अंडर आर्टिकल नंबर 226, अंडर आर्टिकल नंबर 226 क्या है ये, रिट की पावर है। और रिट की पावर यहाँ पे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का इस्तेमाल सिर्फ मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, लेकिन हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अलावा भी केसेस में रिट का उपयोग कर सकता है। तो सारे ही रिट आपको याद होने काफी जरूरी हैं, बिकॉज सेम रिट्स का जो मैचिंग है इसी पेपर में आगे दे रखा है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस सर्चुरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। ओके, चलिए, which one of the following does not mention in preamble? preamble में इसमें से क्या मेंशन नहीं है? तो डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है। तो प्रियम्बल की रिगार्डिंग पहले भी सवाल आ चुके हैं कि उसके शब्दों की क्रोनोलॉजी पूछी गई है, तो प्रियम्बल के शब्दों को जरा ठीक से पढ़ लेना, ठीक है। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी कमिटियां हैं, दो प्रकार की कमिटियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सर, दो प्रकार की कमिटियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एडहॉक, ठीक है, एडहॉक होती है, और एक होती है आपकी परमानेंट, ठीक है। तो जो परमानेंट होती है उनका काम परमानेंट इन नेचर होता है, जिनको हर साल बनाया जाता है, जैसे कि एस्टीमेट कमेटी। एडहॉक जो होती है वो एक पर्टिकुलर इशू के लिए बनती है, इशू खत्म, कमेटी खत्म, ठीक है। तो इसमें से एस्टीमेट कमेटी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, और इसमें सारे ही जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, 30 के 30, ठीक है। तो ये अभी तक की सबसे लार्जेस्ट कमेटी है जिसमें 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। चलो, फर्स्ट आसियान का समिट कौन सी कंट्री या सिटी में हुआ था? तो मैंने आपसे कहा था लेटेस्ट वाले और फर्स्ट वाले और थोड़े से बीच के ऐसे समिट्स को हर एक ऑर्गेनाइजेशन का देख लिया करो, जिससे कि क्रोनोलॉजी भी अगर आए तो आप उस प्रकार के सवाल भी कर सकें। हालांकि ये जो है काफी आसान है, दैट इज बाली, इंडोनेशिया, ठीक है। सवाल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ओ सॉरी, इंफॉर्मेशन। अगला सवाल है जजेस ऑफ द आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस होते हैं उनको किस प्रकार इलेक्ट किया जाता है? तो इट इज बाय जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, बिकॉज यहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो कि अब क्या हो चुकी है? डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि इसको बनाया गया था ऐसे कंट्रीज का मदद करने के लिए जो स्टिल क्या थी, अंडर कॉलोनाइजेशन थी, लेकिन आफ्टर 1990s लाइक 1992 1993 के बाद से कोई भी कंट्री कॉलोनाइज नहीं रही, तो इसका काम ही खत्म हो गया, तो हमने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अगला सवाल है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। तो इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया के अंदर ही है, स्टिल आप उसकी डिग्री को इंटरनेशनल मानोगे, एंड दैट इज योर साउ। साउ का अलग से पेपर होता है इंटरनेशनल रिलेशन के में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन इस साल 2026 जो अभी गया है उसमें सीयूईटी पीजी में साउ ने पार्टिसिपेट किया, तो साउ का जो एडमिशन है वो अब 50-50 हो गया, 50% सीयूईटी पीजी से, 50% साउ का जो अपना एंट्रेंस होता है 50 क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो ये कहाँ पे है भैया? ये है न्यू दिल्ली के अंदर, और ये जो है सार्क की कंट्रीज ने मिल करके अपनी यूनिवर्सिटी बना रखी है, ओके। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कोल्ड वॉर? तो इसमें नेशनलाइजेशन ऑफ स्विस कैनाल, इसका जो टाइम पीरियड है वो तो कोल्ड वॉर का ही है, बट ये जो अपने आप में इशू है डायरेक्टली कोल्ड वॉर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएशन ऑफ बिजनोया, अ कॉम्बिनेशन एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन जोन इन जर्मनी, इज रिलेटेड टू द कोल्ड वॉर,
द क्रिएशन ऑफ बिजोन हेल्प टू एस्टैब्लिश द डेस्परेट ब्लॉक्स इन यूरोप विच लेड टू सम ऑफ द कोल्ड वॉर इवेंट्स। चलिए अगले सवाल है, अमंग द फॉलोइंग रियलिस्ट थ्योरीज कंसीडर्ड बेसिक फीचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इज डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनार्की बिटवीन स्टेट। तो अगर आपको याद हो तो रियलिज्म और नियो रियलिज्म में क्या डिफरेंस था? जो हमारा क्लासिकल रियलिज्म था उसका फोकस किसके ऊपर था? उसका फोकस था ह्यूमन नेचर के ऊपर, है ना, जिन्होंने क्या बताया था कि ह्यूमन का नेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खराब होता है। उसके बाद आया था हमारा नियो रियलिज्म, है ना। तो नियो रियलिज्म का फोकस किस पर चला गया था? स्ट्रक्चर के ऊपर, कि भैया सिर्फ ह्यूमन का नेचर खराब है वो तो हम मानते हैं, लेकिन एनार्किकल स्ट्रक्चर कैसा है हमारा? एनार्किकल है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है किसी को रूल करने के लिए। तो ये जो एनार्किकल स्ट्रक्चर है ना, ये राज्यों को कंपेल करता है, मजबूर करता है टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। और ये किसने कहा है? हमारे केनेथ वॉल्ट्ज भैया ने, बिकॉज ही बिलोंग्स टू दी ऑफेंसिव रियलिज्म। रियलिज्म के मतलब नियो रियलिज्म के दो पार्ट हैं हमारे, कौन कौन से? नियो रियलिज्म के हमारे दो पार्ट हैं, कौन कौन से? एक तो है हमारा डिफेंसिव रियलिज्म जो कि केनेथ वॉल्ट्ज रिलेट करते हैं, और एक है हमारा ऑफेंसिव रियलिज्म जिससे जॉन रिलेट करते हैं। डिफेंसिव का मतलब सिर्फ उतने इक्विपमेंट, उतनी आर्म्स बनाओ जिसमें आप अपनी कंट्री को डिफेंड करने की कैपेबिलिटी रखते हो। ऑफेंस का मतलब इतना पावरफुल रहो कि सामने वाला देखकर ही अटैक ना करे, ठीक है। राइट आंसर इज केनेथ वॉल्ट्ज। और अगर आपसे पूछा जाए कि केनेथ वॉल्ट्ज के अकॉर्डिंगली बेस्ट स्टेबल गवर्नमेंट कौन सा है, वर्ल्ड ऑर्डर कौन सा है, तो वो आंसर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। द राइट आंसर इज बायपोलैरिटी। यानी कि वो बोलते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग बायपोलैरिटी सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज दोनों ही जो पावर होती है उनको पता होता है कि एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे तो रेपरकशन बहुत बुरे होंगे। इसीलिए कोल्ड वॉर में कभी भी डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन यूएसएसआर और यूएसए ने एक दूसरे पर नहीं किया, न्यूक्लियर पावर होते हुए भी, ठीक है। अगला सवाल है, रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आंसर आपका इकोलॉजिज्म से, जिसमें डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, ये सब आपको पढ़ना है। तो राइट आंसर इज ह्यूमनिस्ट या फिर शैलो इकोलॉजी। तो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी ये कहते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है वो ह्यूमन के कंजप्शन के लिए करता है, ठीक है। और हमें जो है बहुत ज्यादा बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज हमारे यूजेज पैटर्न में करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम थोड़ा ध्यान से, बस थोड़ा माइंडफुल होकर रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं जिससे वो आगे के लिए भी बचे रहें। लेकिन ऐसा कहना कि पर्यावरण एकदम ह्यूमन की तरह है, वो भी जीवित है, इन सब में ये नहीं मानते। ये बोलते हैं पर्यावरण में जो एग्जिस्ट करता है मनुष्य के कंजप्शन के लिए करता है, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा आता है हमारा डीप इकोलॉजी, वो इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा? रेवोल्यूशनरी बदलाव करना पड़ेगा, हमारे पैटर्न ऑफ कंजप्शन में क्या करना पड़ेगा? रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम करंट कंजप्शन को कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत जल्द रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, ठीक है। याद रखना है दोनों में, डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी के बीच का डिफरेंशिएशन किसने दिया है? ये दिया है अर्नेस्ट नीस ने। क्या दिया है? अर्नेस्ट नीस ने दिया है। उसके अलावा इस टॉपिक से सेम जो प्रश्न 2 साल रिपीट हुआ है वो आपका कौन सा रिपीट हुआ है? गाया हाइपोथेसिस। तो वो किसने दिया है? हमारे जेम्स लवलॉक ने, ठीक है, जेम्स लवलॉक। तो जेम्स लवलॉक क्या कहते हैं कि अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? सेल्फ रेगुलेटिंग है। तो हमें बहुत ज्यादा उसके अंदर इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ उसका जो खुद का बैलेंस है उसको क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलें। अगला सवाल शैलो इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी में आपको बता चुकी हूँ। अगला सवाल है द फुल फॉर्म ऑफ NSSP, जो कि पैक्ट हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हमारा नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये जो है 2004 के अंदर साइन किया गया था बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। हमारी स्ट्रेटेजिक तरीके से क्या करने में? कॉपरेशन करने में मदद होगी। अगला सवाल है जस्टिस का मतलब क्या है? तो जस्टिस का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी।
अगला सवाल है विच अमंग द फॉलोइंग बुक बाय मैकियावेली, इसमें से कौन सी है? तो ये किताब रूसो की है, ये किताब रूसो की है और ये किताब जॉन लॉक की है। सो राइट आंसर इज डिस्कोर्सेस। इन्होंने पूरा किताब का नाम नहीं लिखा, इसका पूरा नाम है डिस्कोर्सेस ऑन लेवाई। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर प्रेजेंटेड हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर एज सोसाइटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड कंपेटिटिव इंडिविजुअलिज्म। इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचें इसके बारे में। हम्म तो यहाँ पे अगर आपको पता हो कि पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में एक इंसान ने बात करी है, वो कौन है? हमारे सीबी मैकफर्सन। तो सीबी मैकफर्सन ने बात करी है पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में। तो ये हॉब्स को कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं? तो इनकी किताब का नाम है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, जिसमें मैकफर्सन कहते हैं कि थॉमस हॉब्स ने अपने स्टेट ऑफ नेचर में एक प्रिमिटिव मैन का जो एक डिस्क्रिप्शन दिया है वो कुछ इस तरीके का है जो काफी ज्यादा सेल्फ इंटरेस्टेड है, जो काफी ज्यादा सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। सो ही आर्ग्यूड कि हॉब्स ने मिस्टेकनली जो है सिर्फ मनुष्य के सेल्फ इंटरेस्टेड और कंपेटिटिव मार्केट इकोनॉमी के ट्रेड्स को दिखाया है back into the human nature, creating individualized model where humans view themselves primarily as owners of their own person and capabilities, constantly competing against others for power and resource. अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि state of nature was war of all against all, क्योंकि हर कोई क्या था? सेल्फ इंटरेस्टेड था, सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सीबी मैकफर्सन ने दो प्रकार की पावर के बारे में बात करी है कि पावर मनुष्य की दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी डेवलपमेंटल पावर और एक होती है आपकी एक्सट्रैक्टिव पावर। एक्सट्रैक्टिव पावर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी और की पावर या क्षमताओं का या कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करा के अपना काम निकलवा सकें। और डेवलपमेंटल का मतलब क्या होता है? सेल्फ डेवलपमेंट करना। तो ये कहते हैं, सीबी मैकफर्सन कहते हैं कि राज्य का काम होना चाहिए, स्टेट का काम होना चाहिए लोगों की डेवलपमेंटल पावर को इंक्रीज कराना। ठीक है, अगला सवाल है इन विच एरिस्टोटल्स वर्क इट इज स्टेटेड दैट द हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग इज हैप्पीनेस अटेन्ड थ्रू मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। तो आपको बताना किस किताब में का है? सो राइट आंसर इज एथिक्स वाली किताब। तो इस किताब में अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, दैट इज यूडिमोनिया। यूडिमोनिया का मतलब क्या होता है? टू टू बी हैप्पी, मतलब एक फाइनल गोल क्या है मनुष्य की लाइफ का? टू बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, अपनी लाइफ में खुश रहना। ठीक है, उसके अलावा एरिस्टोटल ने जिस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो क्या है? टीलियोलॉजी। टीलियोलॉजी यानी कि किसी भी चीज को उसके एंड पर्पस या एंड गोल को देखते हुए पढ़ना। तो वो कहते हैं मनुष्य की लाइफ का एंड गोल क्या है? यूडिमोनिया, यानी कि टू बी हैप्पी। और ये भी रिपीटेड सवाल है जो दो बार आ चुका है, यूडिमोनिया का अर्थ पूछा गया था। चलिए अगले सवाल है साटोरी हैज प्रेजेंटेड अ जस्ट अ सेकेंड। पढ़ के जवाब दें।
हाँ जी, सवाल था कि साटोरी प्रेजेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। सही बात है, उन्होंने कितने टाइप्स बताए हैं? 7 टाइप्स बताए हैं। तो आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कितने टाइप बताए हैं। साटोरी ने क्लासिफाई किया है कॉकस, ब्रांच, सेल एंड मिलिशिया नहीं, ये किसने किया है? डुवर्जर ने क्लासिफाई किया है। तो राइट आंसर वुड बी ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। तो साटोरी ने कई तरीके के अपने जो है मल्टी पार्टी सिस्टम दिए हैं, जैसे कि लिमिटेड प्लुरलिज्म, मॉडरेट प्लुरलिज्म, पोलराइज्ड प्लुरलिज्म, ऐसे 7 टाइप्स दिए हैं अपनी किताब में 1976 में। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो मॉरिस डुवर्जर ने दिए हैं टाइप्स अपनी किताब पॉलिटिकल पार्टीज। याद रखना, पॉलिटिकल पार्टीज 1911 वाली मॉरिस डुवर्जर की है, सॉरी रॉबर्ट मिशेल्स की है, और ये वाली मॉरिस डुवर्जर की है। उसके अलावा मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको आसान रास्ता करना है, मतलब ये सब कुछ आपको सिर्फ करा हुआ मिले, सब कुछ मैम परोस के दे दें, आपको सिर्फ पढ़ना है, 100% देना है, तो आप नीव अल्टीमेट में आ सकते हैं या महापैक में आ सकते हैं। वैसे बेस्ट महापैक है, इसमें सारे ही बैचेस का सब्सक्रिप्शन है, तो आप जो है भूले ना कि इसी मेल आईडी पे आपको मुझे कांटेक्ट करना है, swati.yadav@ada247.com। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, virtues found in individual are found in the larger form in the society। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें सही लिखी हुई हैं कि इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं वही हमें राज्य के स्वरूप में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला सवाल है 5 principles of peaceful coexistence known as Panchsheel which is one of the fundamental principle in India's foreign policy। रीजन क्या है? प्रोवाइडिंग इक्वल स्पेस इज वन ऑफ द 5 रीजन, ऑफ कोर्स नॉट। पंचशील आपको याद रखना है किस किस के बीच में साइन हुआ है, तो ये साइन हुआ है हमारे नेहरू जी एंड जाओ एंड लाई के बीच में। आप इसको जाओ एंड लाई, चाओ एंड लाई कुछ भी बुला सकते हो। 1954। तो इसके जो पांचों चीजें हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पांचों जो हैं वो आपको याद रखना। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, मतलब कि चाइना इसमें से कुछ भी फॉलो नहीं करता, ये सिर्फ नाम मात्र है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी, म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अगला सवाल है जुडिशियल रिव्यू इज प्रोसेस टू रेस्ट्रेन द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच मे नॉट सैंक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। द सोर्सेज ऑफ जुडिशियल पावर इज रिटन इन आर्टिकल 12। नहीं, आर्टिकल 12 में किसके बारे में लिखा हुआ है? स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर के इंडियन नेशनलिज्म को लेकर के कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। अब काफी बच्चों को ये क्वेश्चन चैलेंजिंग लगा था, चैलेंजिंग है भी। बेसिकली कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सब्जेक्टिव आंसर है, किसी के लिए कोई स्टेटमेंट पहले आ सकती है, किसी के लिए कोई स्टेटमेंट पहले आ सकती है, फिर भी आप अपना आंसर एक गेस कर लो। बाकी मैं आपको राइट आंसर बता रही हूँ, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सो BDAC, BDAC, BDAC। ठीक है, तो पहले बोलते हैं कि आवर रियल प्रॉब्लम इन इंडिया इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज सोशल। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इंडिया जो है उसके पास रेस की प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया, देन बताया एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद पॉलिटिक्स इन द वेस्ट हैव डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियल, और हमारे इंडिया में जो है हम अभी भी ट्राइंग टू इनिशिएट कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आती है ईच नेशन मस्ट बी कॉन्शियस ऑफ इट्स मिशन, और हमारा मिशन क्या है? हमारी स्पिरिचुअलिटी को फैलाना पूरे विश्व में, और पूरे विश्व को एक ब्रदरहुड की तरह देखना। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि ही इज ट्राइंग टू से कि फॉलोड बाय द सीक्वेंस लॉजिकली बताता है कि टैगोर जी का पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन नेशनलिज्म कि स्टार्टिंग विद द इश्यूज इन इंडिया, कि इंडिया में क्या इश्यूज हैं, और धीरे धीरे वेस्टर्न पॉलिटिक्स के जो है वो इन्फ्लुएंस आ रहा है, एंड फाइनली मिशन ऑफ ईच नेशन को अपना पता होना चाहिए, यानी कि इंडिया को अपने मिशन के बारे में क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जैसे कि देखो अब टैगोर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन सवाल आया है। इसके अलावा मैंने आपको कई पेपर पहले कराए हैं, उसमें भूटान से सवाल आया है, श्रीलंका से सवाल आया है, लेकिन वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू नो कि आपको क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन इज कट थ्रोट नाउ, राइट? ओके, अगला सवाल है गिवन बिलो इन कार्ल मार्क्स फॉर्मुलेशन बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर। तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है? होप्स आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको समझाती हूँ, तब तक आप इसका जवाब दें। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने बोला है एक ट्राइंगल के थ्रू कि हर एक सोसाइटी का जो सुपर स्ट्रक्चर होगा, हर एक सोसाइटी का जो सुपर स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करता है उसके बेस के ऊपर। और बेस यहाँ पे क्या होने वाली है? बेस यहाँ पर होने वाला है आपका इकोनॉमी। ठीक है,
इकोनॉमी डिपेंड करेगा कि अगर आपका इकोनॉमी एक्सप्लॉइटेटिव है तो आपका सुपर स्ट्रक्चर भी एक्सप्लॉइटेटिव होगा। तो बेस में भी क्या डिसाइड होगा, बेस में भी आपको ध्यान रखना है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसमें हाथ में है। अब ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि आपका लैंड, मशीन, ये सब चीजें, तो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट के हाथ में है, तो सुपर स्ट्रक्चर भी क्या होगा, एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर होगा। सुपर स्ट्रक्चर से यहाँ पे हमारा मतलब क्या है, हमारी सिविल सोसाइटी से, सिविल सोसाइटी में लाइक हमारा स्कूल, कॉलेज, फैमिली, ठीक है, ये सारी चीजें। सो राइट आंसर वुड बी DBAC। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि मैन एंटर करता है एक डेफिनाइट रिलेशंस के अंदर, ठीक है, then the relations are indispensable and independent of their will. The relations are relationship of production, जो मैंने अभी आपको बताया है, means of production किसके हाथ में है वो डिसाइड करेगा, and then sum total of these relations of production constitute economic structure of the society that will decide the superstructure of your society। ठीक है, अगला सवाल है, arrange the following statements by महात्मा गांधी on civilization on civilization। चलिए आप लोग इसका जवाब दें। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर CADB। तो CADB में आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं आपको जनरल आइडिया बता देती हूँ कि गांधी जी सिविलाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, कि सिविलाइजेशन में हमें जो है हमारी मोरालिटी को नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज जितना हम सिविलाइज हो रहे हैं उतना ज्यादा हम करप्ट हो रहे हैं, अपने डिजायर्स के पीछे भाग रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और मनुष्य की जो एक बेसिक मोरालिटी होती है उसको खोते जा रहे हैं। बिल्कुल वैसा आइडिया जैसा रूसो का था, ठीक है। सो सिविलाइजेशन इज नॉट इनकोरिलेबल डिजीज, ये एक डिजीज के बराबर नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द ईयर ऑफ देयर ज्वाइनिंग, कि इसमें से किस किसने यूरोपियन काउंसिल को जो है कब कब ज्वाइन किया था। स्पेन ने, क्रोएशिया ने, ग्रीस है एंड बल्गेरिया ने। तो आपको याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन से आपके मल्टीपल टाइम जो है रिपीटेड सवाल आ चुके हैं। तो याद रखना है कि कब बना है, 1993 में बना है, मास्ट्रिच की ट्रीटी से बना है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करने का प्रावधान तब तक नहीं था जब तक क्या नहीं साइन हुई थी, लिस्बन ट्रीटी। क्या नहीं साइन हुई थी, लिस्बन ट्रीटी। तो लिस्बन ट्रीटी जो है उसके अंदर आर्टिकल नंबर 50 आपको क्या एग्जिट करता है, अलाउ करता है एग्जिट करना। इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके ब्रिटेन ने क्या किया था, एग्जिट किया था फ्रॉम दी यूरोपियन यूनियन। तो इसमें से किसने किसको ज्वाइन किया, इसमें सबसे जो आसान तरीका था समझने का वो था क्रोशिया, क्योंकि क्रोशिया ने सबसे लास्ट में ज्वाइन किया था। तो अगर आपको ये सिर्फ पता होता तो राइट आंसर आपका अपने आप निकल कर आ जाता। तो ग्रीस ने ज्वाइन किया 1981, स्पेन ने 86, बल्गेरिया 2007 एंड क्रोशिया वाज द लास्ट पर्सन टू ज्वाइन यूरोपियन यूनियन, एंड एग्जिट करने वाला पहला और आखिरी अभी कौन है, ब्रिटेन है। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो अगर आपको पता हो इसमें से सिर्फ कि मैम मुझे सिर्फ इतना पता है कि यूएन सबसे पहले बना था, ठीक है, विच इज इन 1945। तो आपका राइट आंसर इसमें से या तो ये होता या तो ये होता, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है हमारा नाम आ गया 1961, देन आ गया यूरोपियन यूनियन 1993, 1985, है ना, एंड 1967। तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से आपका दिख चुका है कि इसके बाद आएगा आपका ए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि कौन सा प्रोविजन जो है सबसे पहले आएगा, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री पोजेशन, ओके, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया एंड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस। तो देखो फंडामेंटल राइट से आपके पहले भी सवाल आ चुके हैं,
फंडामेंटल राइट्स की और भी आर्टिकल्स की क्रोनोलॉजी, एक तो इसी पेपर में भी और कुछ अदर पेपर्स में भी पूछी गई है, तो ये बहुत इजी से सवाल है, आप इनकी सबकी क्रोनोलॉजी को याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इन द राइट ऑर्डर। अगेन दोनों फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन है और सीधा सीधा आपको जो है क्रोनोलॉजी में लगाने को दे दिया। तो आप सबको पता है राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले आता है, तो इन दोनों में से सिर्फ एक आंसर होगा। तो यहाँ पे सारे ही राइट्स के जितने भी क्रोनोलॉजी वो याद रख लेना हमारी पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि मल्टीपल बार आपके सिर्फ सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए सवाल आ रखा है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पार्टी अलायंस सिंस 1990s have been on territorial compatibility then ideological compatibility and बीजेपी का अलायंस जो है were not territorial compatible। तो ये गलत लिखा हुआ है। इवन बीजेपी ने जो है टेरिटोरियल बेसिस पे काफी ज्यादा अपना पकड़ जमाने की कोशिश करी थी जब से कोलिशन सरकार यानी कि गठबंधन सरकार आना शुरू हुई थी। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ओके, बीजेपी का अलायंस अंडर एनडीए, तो अगर आपको पता हो कि अभी जो सरकार है वो बीजेपी की नहीं है, अभी सरकार किसकी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। बिकॉज अगर जैसे उनका नारा था इस बार 400 पार, अगर वो हो जाता तो बीजेपी की सरकार होती, लेकिन फिलहाल में गठबंधन की सरकार है जिसे एनडीए कहा जाता है। और एनडीए के ऑपोजिट में जो गठबंधन है उसका नाम क्या है, इंडिया। आप इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताएंगे, होमवर्क नोट डाउन करते रहिए मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ। इंडिया का जो पुराना नाम था वो था यूपीआई, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, लेकिन अब इसमें नई पार्टियां जुड़ गई हैं और इसका पार्ट इस अलायंस का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, अगला सवाल है, प्लेटो स्टेट करते हैं, स्टेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओरिजिनेटिंग इन द बेयर नीड्स ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। मैकियावेली प्रिंस में बताते हैं कि द पावर हैज अथॉरिटी ओवर मैन इन द स्टेट। तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट प्लेटो की नहीं है, ये स्टेटमेंट किसकी है, स्टेटमेंट किसकी है, एरिस्टोटल की है, अरस्तु की है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। रॉबर्ट मिशेल यूज करते हैं आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की टू डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड ऑन डोमिनेशन बाय रूलिंग एलीट। हमने अभी भी पढ़ा है इसके बारे में। मॉरिस डुवर्जर का लॉ कहता है कि सिंपल मेजोरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम फेवर द टू पार्टी सिस्टम। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखी हुई हैं। तो इसको हम डुवर्जर लॉ के नाम से भी जानते हैं, डुवर्जर लॉ एंड डुवर्जर हाइपोथेसिस। इसके रिगार्डिंग मेरा एक 10 मिनट का वीडियो है, तो 10 मिनट शो करके मेरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल पर, जहां पे ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने 10 मिनट में निपटा रखे हैं, तो जाकर उसको देख लेना। ठीक है, अगला सवाल है, थ्योरिस्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन बीइंग एंड द स्टेट एंड द सेंट्रल टू द थ्योरी ऑफ जस्टिस। थॉमस पॉग रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्री कंडीशन फॉर जस्टिस एट द ग्लोबल लेवल। देखो थॉमस पॉग से ना आपकी मल्टीपल दफा हर एक पेपर में सवाल रिपीट हो रहा है, तो थॉमस पॉग के आगे स्टार लगा लो कि ये छोड़कर नहीं जाना। छोटी सी थ्योरी है इनकी ग्लोबल जस्टिस की, जिसमें वो कहते हैं कि जो डेवलप्ड नेशन है उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है ऐसे सभी देशों को जो आज गरीबी की या दरिद्रता की स्थिति में है, तो अब इनकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे देशों की क्या करना, मदद करना। सो थॉमस पॉग से क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट लिखी है, बिकॉज ग्लोबल जस्टिस के बारे में ये कहते हैं कि इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स आर व्हाट मैटर द मोस्ट, द एक्चुअल फाइट अगेंस्ट द ओल्ड आइडिया इज द स्टेट शुड बी द सेंटर ऑफ जस्टिस, आर्ग्यूइंग इंस्टेड ऑफ बॉर्डर्स शुडंट लिमिट द ह्यूमन राइट्स। यानी कि किसी राज्य को सिर्फ अपने राज्य से मतलब हो, दूसरे से नहीं, हमें नहीं पता वहां पे लोग मर रहे हो कट रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि मैंने आपको बताया भी कि इन्होंने कहा है कि डेवलप्ड नेशंस की जिम्मेदारी है डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड की मदद करना। ठीक है, उसके अलावा थॉमस पॉग फेमस फॉर फोकसिंग हेवीली ऑन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि ही डज नॉट रिजेक्ट, बल्कि वो कहते हैं बल्कि हमारे करंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन सेटअप जो है थोड़े से अनफेयर हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, डेवलप्ड नेशंस को फेवर करते हैं। सो ही बिलीव कि वी मस्ट फिक्स दीज एरर्स एंड रिकंस्ट्रक्ट देम, यानी कि इंस्टीट्यूशंस को रिजेक्ट नहीं कर रहे, उन्हें सुधारने की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। अगला है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी नियरली 30 कंट्रीज में डेमोक्रेसी आई थी एंड फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी रिवर्स हो गई थी इस ईयर में, काफी जगह पे फेल हो गई थी। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला है 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको अभी बताया है, सेम सवाल आ रखा है इसी में, तो इट डील्स विद द हाई कोर्ट करेक्ट पावर। अगला हमारा सवाल आता है, पॉपुलर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नहीं, पॉपुलर डेमोक्रेसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, इट प्रीसपोजेस फैक्शनल एंड सेक्शनल डिविजन। तो जी नहीं, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही क्या है, फॉल्स है।
अगला स्टेटमेंट है यहाँ पर अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मैंने कहा था आगे थोड़े से लंबे सवाल है, टाइम कंज्यूमिंग सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन सवालों को क्या करना है, इनमें से आपको बताना है कौन कौन सा एकदम सही ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यानी कि ये वाला गलत है। तो कंकरेंट मेजोरिटी इंडिकेट्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट बट नॉट नेसेसरली मेजोरिटी। ये जो मेजोरिटी वाली बात होती है ये किस में होती है, एफ पी टी पी के अंदर होती है, ठीक है। बाकी का सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन प्रोवाइडेड प्लुरैलिटी जो है मेजोरिटी के रिगार्डिंग है। कंकरेंट मेजोरिटी इज कंप्लीटली officially different and popularized by this person which requires separate majoritarians from the distinct social group। यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप से अलग अलग मेजोरिटी चाहिए होती है टू प्रिवेंट अ डोमिनेंट नेशनल मेजोरिटी, ताकि सिर्फ एक नेशनल मेजोरिटी पूरे देश को रूल ना करे। नेक्स्ट सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मिनिमम एज 30 नहीं है, 35 है। प्रेसिडेंट ओथ नहीं लेते हैं, सीएम लेता है। गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर्स हैं। एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंडेट्स बोथ स्टेट टू शेयर द अमेंडमेंट्स एंड अलाउंस टू गवर्नर इन केस ऑफ द सेम पर्सन अपॉइंटेड। बिकॉज कई बार गवर्नर को दो राज्यों का कॉमन गवर्नर भी अपॉइंट किया जा सकता है, तो ऐसे में दोनों स्टेट मिल करके उसका खर्चा उठेंगे, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट लीगल इक्वालिटी। कानूनी समानता क्या होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बी इज फॉल्स, सी इज ट्रू, डी इज फॉल्स एंड ई इज फॉल्स। यानी कि सिर्फ ए और सी करेक्ट है। तो ए और सी करेक्ट क्यों है। लीगल इक्वालिटी डज नॉट गारंटी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय लॉ। ये हमने अभी अभी पहले पढ़ा है कि सिर्फ हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं लेकिन ट्रीटमेंट सेम नहीं होगा। बिकॉज कई बार हम जुवेनियल केसेस में जो लोग माइनर होते हैं उनके लिए अलग डील करते हैं, जो मेच्योर होता है उसके लिए अलग पनिशमेंट होती है, तो सेम ट्रीटमेंट नहीं होता। कई बार फिजिकली हैंडीकैप्ड या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी अलग प्रावधान होते हैं, ठीक है। उसके अलावा लीगल इक्वालिटी इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ सिविल सोसाइटी। लीगल इक्वालिटी कंस्ट्रेंट कंट्राडिक्ट रूल ऑफ लॉ नहीं। लीगल इक्वालिटी डज नॉट अबॉलिश स्पेसिफिक प्रिविलेजेस, अब अबॉलिश करता है, सबके लिए सेम कानून है। लीगल इक्वालिटी कैन नॉट बी बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशंस। अगला है which among the following statements are true about the institutional liberalism in international relations theory। थोड़ा सा आप इसको पढ़ करके जवाब देंगे। सॉरी, हाँ जी। सो इंस्टीट्यूशनल लिबरल क्लेम करता है कि इंस्टीट्यूशन हेल्प करते हैं प्रमोट करने में पीस। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है द एक्सटेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ एंड स्कोप। उसके अलावा हाई लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रिड्यूस द डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ मल्टीपोलर एनर्जी। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइज इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट। इंस्टीट्यूशन हाउएवर कैन नॉट मेक अप द लैक ऑफ ट्रस्ट। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस को ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए ही बनाया जाता है। नेक्स्ट है अपना which among the following statements are true about the different approaches to the study of comparative politics। तो इसको आप थोड़ा सा जो है ब्रेक लेकर के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें। Okay, so institutional analysis comes on functioning a relationship between institution and a given movement। New institutionalism is revival of institutionalism. Look at how institutions shape decision। In structuralism, examine relationship among the parts rather than parts themselves। बिहेवियरल अप्रोच फोकस ऑन स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, बल्कि लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी करने पे फोकस करता है। रैशनल चॉइस अप्रोच पॉलिटिकल एक्शन थ्रू स्टैटिस्टिकल जनरेशन रेदर देन इंटरेस्ट फैक्टर नहीं। रैशनल अप्रोच लोगों के इंटरेस्ट को ही तो शो करता है कि पीपल आर वेरी रैशनल और वो कॉस्ट और बेनिफिट देख करके डिसीजंस को लेते हैं। तो ये आपका जो सवाल आ रहा है ये आ रहा है आपका अप्रोचेस से। एक और टॉपिक जिससे काफी दफा पेपर में सवाल आ रहा है वो आपका है पॉलिटिकल कल्चर।
तो मेरी क्लासेस में आपको अपकमिंग सवाल कहाँ से आ सकते हैं वो सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ, अगला सवाल है, इट हैज बीन फाउंड अंडर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, थोड़ा लंबा हो गया यार ये वाला पेपर तो थोड़ा सा इसका जो क्वेश्चन है ना लास्ट वाले को थोड़े लंबे हैं। ओके तो बी, सी एंड डी आर करेक्ट और ये वाला आपका रॉन्ग है। अगला है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी कौन कौन सा आंसर सही है। इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न कैन नॉट चैलेंज द एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ऑफ कोर्स ग्लोबल चैलेंजेस सोवरेनिटी को आपको चैलेंज करेंगी, जैसे कि कोरोना ने किया। सच इश्यूज कैन नॉट बाइंड मल्टीलेटरल प्रेशर ऑन डिसीजन मेकिंग। ऑफ कोर्स कर सकता है प्रेशर। ह्यूमन राइट्स मूवमेंट अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ state and human rights issue are also developed by the state to influence each other's decision. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर करेक्ट। अब आ चुके हैं हमारे मैच द फॉलोइंग। इसके बाद ऑलमोस्ट सारे मैच द फॉलोइंग है, लंबे लंबे सवाल हमने कर लिए हैं। तो ये कुछ थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म है, जैसे कि आपको पता होगा ये सारे नाम आपने नहीं पढ़ रखे होंगे लेकिन पूछे गए हैं, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। एथनो सिंबलिज्म, एंथनी स्मिथ। तो बी का थर्ड एक ही जगह है, सो राइट आंसर आसानी से मिल गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। हम इसको जो है मैच भी कर लेते हैं। प्राइम मॉडलिज्म, वोल्कर, उसके अलावा पेरेनलिज्म, अर्डिनेंट एंड अर्नेस्ट गेर्नरिस मॉडर्निज्म। तो ये जो तीनों लोग हैं, मैं एक बार आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, बाकी पीछे लिखा हुआ है। ये सब चीजें मैंने बैच में ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। प्राइम मॉडलिज्म, एथनो सिंबलिज्म, पेरेनलिज्म, मॉडर्निज्म सब पढ़ा रखा है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ नेशनलिज्म पढ़ के चले जाते हैं वो कहते हैं मैम ये टर्म कहाँ से आ गई, सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिलेबस का पार्ट है, नेशनलिज्म की थ्योरीज है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये जो तीनों लोग हैं ये जो है ये बोलते हैं कि नेशनलिज्म कोई मॉडर्न इनोवेशन नहीं है। हमारे पुराने जो एथनिसिटी है, हमारे कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, तभी से हमारे अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग, उनके साथ कनेक्शन फील करती है। हालांकि जो गर्नर है वो इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद तब से आया है जब से हम सिविलाइज हो चुके हैं, इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म को एक मॉडर्न कंसेप्ट मानते हैं और ये तीनों पुराना कंसेप्ट मानते हैं। अगला सवाल है पॉलिटिकल थिंकर्स और उनकी किताबें। तो वॉल्स्टनक्राफ्ट, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन, तो ए का 3 सब जगह पर है। ठीक है, जुडिथ कैट मिनट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जर्मन ग्रीड, फेमिनिन लॉन्च एंड जुडिथ बटलर हमारा जेंडर ट्रबल। अगला सवाल है फिलोसोफर एंड सेंट्रल आइडिया। सो जॉन लॉक, लिमिटेड गवर्नमेंट, रूसो, जनरल विल, हॉब्स, सेल्फ प्रिजर्वेशन, मैकियावेली, सीज एब्सोल्यूट अथॉरिटी। अगला है रिट्स और कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। तो ए का ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ एक ही जगह पर है, तो राइट आंसर हमें मिल गया। अगला क्वेश्चन है इलेक्टोरल सिस्टम और उनकी कंट्रीज के बारे में। ये मल्टीपल टाइम आप लोगों का जो है पीवाईक्यू पूछा जा चुका है विद डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पता हो कि जर्मनी में मिक्स्ड मेंबर यूज होता है, तो सी का सेकंड इस जगह पे दे रखा है। उसके अलावा लिस्ट सिस्टम, सिंगल मेंबर प्लूरलिटी, सिंगल ट्रांसफरेबल, और इसके अलावा एक और जो सवाल आप लोगों से कई बार पूछा गया है वो आपका ऑल्टरनेट वोट सिस्टम, एवीटी। एवीटी का एग्जांपल भी आप लोगों से पूछा गया है, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है और उनकी कंट्रीज का एग्जांपल जो है ये लोग पूछते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा डिटेल भी लिख रखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो 14 पॉइंट स्पीच में कहा गया था एक जनरल एसोसिएशन फॉर्म होना चाहिए, जैसे कि LON फॉर्म भी हुआ था 1919 में लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत। तो ए का 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। उसके अलावा फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि उदारवाद की विजय हो चुकी है कोल्ड वॉर का अंत होने से। बी का 1, तो बी का 1, तो बी का 1 हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और उनको आर्टिकल के साथ मैच करना है। सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, उसके अलावा वर्कर्स मैनेजमेंट,
विलेज पंचायत, तो ए का 2 कहाँ पर है, इन जगह पर है, और डी का 3 कहाँ पर है, डी का 3 यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ हमने हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर फाइनली कंप्लीट कर लिया है। इट वाज अ बिट लॉन्ग एंड मुझे पता था कि थोड़ा लंबा पेपर है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से थोड़ा सा पेस पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। बाकी मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस काफी अच्छा लगा होगा। मैंने आपको सारे प्रिडिक्टेबल सवाल भी बताए हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, और कई रिपीटेड सवाल भी आ रहे हैं। तो अगर आप इन सभी बच्चों की तरह जो हमसे काफी समय तक जुड़कर अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी पा चुके हैं, अगर आपको भी पानी है तो आपको भी जो है हमारे बैच में आने की पूरी आज़ादी है और हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपका हाथ पकड़ने को खड़े हैं, सिर्फ आपको हमारा हाथ पकड़कर यूनिवर्सिटी तक जाना है। मतलब एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी, आपको सिर्फ पढ़ना है मन लगाकर, ठीक है। तो नीव में आ जाओ या नीव अल्टीमेट में, दिस इज द लेटेस्ट फाउंडेशन बैच। इसके अंदर सारे बैचेस हैं, प्लस इसके अंदर आपका मॉक टेस्ट भी है फुल लेंथ, और इसके अंदर प्रिंटेड बुक भी है, और बैच के अंदर भी आपके बैच टेस्ट है, ठीक है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर swati.yadav@adda247.com, और इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर। भाई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भेजोगे तो कैसे कॉन्टैक्ट होगा, तो अपना नाम भेज देना, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी बैच की क्वेरी भेज देना। मैं आपको बता दूंगी आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ठीक है। दिस इज द ईमेल आईडी, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और दिस इज माय नीचे टेलीग्राम चैनल जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में स्वाति मैम अड्डा 24/7। मंडे से सैटरडे रोज क्लास होती है 5 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हमारी यूट्यूब क्लास के नोट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पेड क्लासेस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, और बहुत मजा आया, बस थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। बाकी क्लासेस में आते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरी कक्षाओं में समय पे आते रहिए, जो कि रोज 5 बजे होती है। सो तब तक आप मुझे कमेंट करके बताएं एनालिसिस कैसा लगा, टोटल स्कोर आपका क्या बन रहा है। देन आई विल चेक योर प्रोग्रेस इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।